हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, शाम के लगभग 3 बजे के आसपास मैं भूटान में एंटर कर चुका था फुएन शॉलिंग बॉर्डर के थ्रू। और सबसे पहले मैंने वहाँ पे ताशी टेलीकॉम की सिम खरीदी ताकि मैं अपने घर वालों से कनेक्टेड रह सकूं। और शॉप में ही मैंने पूछा कि थिम्पू कैसे पहुंचा जाता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि पास में ही टैक्सी स्टैंड है, मैं एक बार जाके पता कर लूं, क्योंकि टैक्सी जो है वो रेगुलरली थिम्पू के लिए चलती रहती है। तो मैं टैक्सी स्टैंड गया और मैंने वहाँ पे रेट्स पूछे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके रेट्स रहेंगे 4500 रुपीज़ के आसपास। और अगर मैं पर्सनली टैक्सी बुक करना चाहता हूँ तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या शेयरिंग में चलती है, तो उन्होंने बोला हाँ, शेयरिंग में भी टैक्सी चलती है, पर शेयरिंग में जब तक उनकी गाड़ी पूरी तरीके से भर नहीं जाती तब तक वो नहीं चलेंगे। और तभी मुझे वहाँ पे एक और लोकल था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं जाऊँ फुएन शॉलिंग के बस स्टैंड पे जाऊँ, और फुएन शॉलिंग के बस स्टैंड पे जाके मैं वहाँ पे बस का टाइम टेबल जो है ना एक बार पता कर लूँ, क्या पता कोई बस जा रही हो थिम्पू के लिए। तो मैंने वैसा ही किया, मैं फुएन शॉलिंग के बस स्टैंड पे गया और मैंने वहाँ पे बस के टाइमिंग्स पता करी, तो पता चला 4 बजे थिम्पू के लिए एक बस जाने वाली थी। तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं अंदर गया, मैंने अपनी बस की टिकट की बुकिंग करवाई, लगभग 500 इंडियन रुपीज़, क्योंकि वहाँ पे 1 इंडियन रुपी 1 नल्ट्रम एक ही बराबर है। तो 500 इंडियन रुपीज़ के आसपास लगभग मुझे पड़ा। और उसके बाद मैंने अपनी बस बुक कर ली थी आगे थिम्पू के लिए। और आगे देखते हैं कि बस स्टैंड पे क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, ये जो फुएन शॉलिंग का बस स्टैंड था काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा अनोखा था। मैंने सचमुच में ऐसा सुंदर बस स्टैंड अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। आप एक बार गौर से देखिए, दोनों तरफ कितने अच्छे सुंदर सुंदर शीशे लगे हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, खिड़कियों का डिज़ाइन आर्किटेक्चर अलग है, छत का डिज़ाइन आर्किटेक्चर अलग है। पूरा का पूरा बस स्टैंड एक अलग ही वाइब प्रेजेंट कर रहा था, और ज़मीन पे कचरे का एक दाग तक नहीं था। और ये छोटी छोटी बसेस मुझे कैसे निहार रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस वहाँ पे सबसे पहले मैंने रेस्टोरेंट में अपनी मोमोज की प्लेट खाई, जूस पिया, और उसके बाद मैं अपनी बस के आसपास आके खड़ा हो गया। अब एक बार इस आप बस को देखिए, भूटान में यही छोटी बसेस जो हैं ट्रैवल के लिए चलती हैं। इसके ऊपर जो सामान रखा है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ये येलो कवर उसी सामान के ऊपर जाता है। और बस थोड़ी देर में ही 4 बजे के आसपास ये बस जो थी आगे निकल पड़ी। और आगे देखते हैं कि बस में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, भूटान की बसेस की ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि जितनी सीट्स होती है सिर्फ उतने ही पैसेंजर होते हैं। बस बुक तो एक्स्ट्रा एक भी सवारी वो बस में बिठाते नहीं है, चाहे सामने वाला गिड़गिड़ाता रह जाए। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देना चाहूँगा कि बस बहुत ही सेफली चल रही थी, 50 के ऊपर की स्पीड वो जा ही नहीं रही थी। और उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद हम अपने डिनर वाले स्पॉट पर पहुँच चुके थे। तो दोस्तों, अभी हम खाने के लिए रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप ये देखिए, ये इस रेस्टोरेंट पे हम यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं। बहुत डिफरेंट लग रहा है, थिम्पू शायद हम देरी से पहुँचेंगे। तो दोस्तों, खाने के रेस्टोरेंट के बारे में बात करें तो ये अलग था, थोड़ा सा वुडन फर्नीचर सब जगह पे था। तो मुझे काफ़ी भूख लगी थी, तो मैंने वहाँ पे खाने की थाली मंगवाई, जो कि मुझे लगभग 250 रुपये के आसपास पड़ी। वेज थाली थी, खाना बहुत डिफरेंट था, पर फिर भी जैसे तैसे करके भूख तो लगी थी, तो पूरा का पूरा खा लिया। और फिर उसके बाद रात में लगभग 2 से 3 घंटे और लगे रेस्टोरेंट से, और उसके बाद हम पहुंच चुके थे थिम्पू शहर। तो दोस्तों, मैं थिम्पू पहुंच गया था रात के लगभग 10 बजे के आसपास। और अभी जो आप ये पुल देख रहे हैं, इससे जस्ट राइट साइड में आप नीचे देखेंगे कि एक वैन पार्क है। तो ये है थिम्पू का बस स्टेशन, जहाँ पे रात को बस आके रुकी थी। तो बस इसी से मैं ऊपर आ चुका था पुल पे, और पूरी जगह पर कोई नहीं था। तो जो ये जो पुल था, इस पे मैं थोड़ी देर चला, और थोड़ी दूर चलने पर ही राइट साइड में आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी। तो इन्हीं में से ही एक बिल्डिंग में मैंने जो होटल था उसमें अपना स्टे लिया। अब जो स्टे के चार्जेस थे वो लगभग थे 1100 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने स्टे ले लिया था। वहाँ पे उन्होंने मुझसे पासपोर्ट डिटेल्स मेरी नोट डाउन करी, और स्टे डिटेल्स नोट डाउन करी, पासपोर्ट डिटेल्स नोट डाउन करी। और साथ ही साथ वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आप किसी गाइड के साथ आए हैं कि नहीं। तो वो पूरे के पूरे आपकी गाइड की डिटेल्स भी नोट डाउन करता है। तो A to Z डिटेल्स जो होती हैं वो आपकी नोट डाउन होती है। रात के समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि थिम्पू शहर पूरी तरीके से सुनसान हो जाता है, और मैं डर के मारे पहले ही होटल में डायरेक्टली घुस गया था। मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, देखूंगा, पर डर के मारे मैं पहले ही होटल में घुस गया था। उसका रीज़न ये था कि कुत्ते बहुत ज़ोर से भौंक रहे थे, और सच में मैंने तो सिर्फ सुना था, मेरे को देखा भी मैंने
कुत्तों का सच में थिम्पू में बहुत ज़्यादा आतंक था। तो उसके बाद मैं डायरेक्टली बहुत थक गया था, मैं डायरेक्टली अपने होटल रूम में चला गया। पर होटल रूम में जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं उसको आपको बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। होटल रूम में जब मैं रात को सोने गया, मैं सो भी गया था, लगभग 1 बजे के आसपास मेरा दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई बजाने लगा। और ये वहाँ के कुछ यंग लोग थे, यंगस्टर्स थे, जो कि मेरे दरवाजे को बजाए जा रहे थे, होटल के अंदर आके बजा रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग ये चला 1 घंटे तक। तो सोचिए, रात के 1 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेरा दरवाज़ा कंटिन्यूअसली बजाया जाता रहा। और मैं बिल्कुल एक अलग डर भी गया था। मैं सोच रहा था कि नए देश में आया हूँ, यहाँ पे पता नहीं क्या कल्चर है, क्या कानून है, और मेरा कोई दरवाज़ा बजा रहा है। मैं बहुत ज़ोर से चीख रहा हूँ कि क्यों ये मेरा दरवाज़ा बजा रहे हो, पर फिर भी कोई सुनने वाला नहीं था। ना तो कोई होटल वाला आया, ना तो कोई आया। और ये फाइनली 1 घंटे बाद उन्होंने दरवाज़ा बजाना बंद किया। न जाने वो कैसे लोग थे। अगर वो मेरे साथ, मैं उनको दरवाज़ा खोल देता तो क्या वो मुझसे पैसे मांगते, क्या करते, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक आई ओपनर था कि भूटान भी ऐसे कोई, थिम्पू भी कोई ऐसे कोई सेफ सिटी नहीं है, और कुछ भी आपके साथ वहाँ पे हो सकता है। पर हाँ, ये पहले दिन का एक्सपीरियंस था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे के दिनों में मेरे साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो रात में मैं अच्छे से सोया, और सुबह जो है जब मैं उठा तो मैंने होटल ओनर को बताया भी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, और मैं हैरान था ये शब्द सुन के, क्योंकि वो पूरे ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे थे। तो बस मैं सुबह उठा, और उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आ गया। अपनी बिलोंगिंग्स वगैरह जो हैं वो मैंने कलेक्ट की, और आप ये देखिए, ये मेरे रूम का नज़ारा है। तो दोस्तों, रूम तो मेरा काफ़ी डिसेंट जैसा था, कोई उस पर ख़राबी नहीं थी। चेयर थी, टेबल था, काफ़ी गर्म रज़ाई थी, टीवी था, और सबसे बड़ी बात थी ये विंडो, जिसको खोलते ही मुझे जन्नत के नज़ारे प्राप्त हुए। तो आइए देखते हैं कि मुझे इस खिड़की से क्या देखने को मिला। तो दोस्तों, ये है थिम्पू का खूबसूरत शहर, और आप इस खूबसूरती के नज़ारे लीजिए। देखिए कितना ज़्यादा पीसफुल, कितना ज़्यादा काम, बड़े बड़े पहाड़, और बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, इस गार्डन में सुबह सुबह लोग तीरंदाजी की प्रैक्टिस के लिए आए थे, और मैंने देखा कि लोग जो हैं वो तीरंदाजी कर रहे हैं, और उसके बाद एक बहुत हैप्पी डांस जो होता है ना, जब टारगेट पे लग जाता है, तो वो भी कर रहे थे। मुझे सुबह ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि जो स्ट्रीट पोल्स थे आपके, उन पर टाटा पावर जो था वो साफ साफ लिखा हुआ था। मतलब जाहिर सी बात है कि टाटा ने, ये जो भूटान देश है, इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करी, जो सड़कें थी, तो पूरे के पूरे सड़कों के पे आपको सड़कें तो दिखाई देंगी, पर साथ में एक पेवमेंट दिखाई देगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा का पूरा थिम्पू शहर में ये पेवमेंट है, और आप पूरे शहर में पैदल घूम सकते हैं बगैर किसी गाड़ी के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि घूमने पर आपको सड़क से बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई हॉर्न बजाएगा और बोलेगा साइड हट जाओ, ऐसा बिल्कुल आपके साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पेवमेंट पूरे के पूरे शहर में फैली हुई है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे घूमने निकल गया, और वहाँ का नज़ारा देखिए। तो दोस्तों, जब मैं थोड़ा सा आगे निकला तब मुझे ये गेट दिखाई दिया, और इस गेट की खूबसूरती को देखते हुए मैं खुद को रोक ना सका और इसमें एंटर कर गया। और एंटर करने के बाद मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर दिखाई दिया, काफ़ी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर दिखाई दिया। भूटान के फ्लैग्स लगे हुए थे, पूरे के पूरे पुल ब्रिज पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह की हुई थी। और ये जो ब्रिज है, ये भूटान की हैंडीक्राफ्ट मार्केट जो है उसे कनेक्ट करता है। आप ये जो नीचे नदी देख रहे हैं, ये है मोचो रिवर, और साइड में आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है हैंडीक्राफ्ट मार्केट वीकेंड। तो ये हैंडीक्राफ्ट मार्केट को कनेक्ट करता है ये वाला ब्रिज। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा का पूरा थिम्पू जो है ना, आपको इस ब्रिज से दिखाई देता है, और काफ़ी मन को शांत रखने वाला दृश्य है ये। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे थिम्पू शहर के आउटर में है, और ये है मॉर्निंग वॉक का ट्रैक। मतलब रोज़ सुबह लोग इस पे आपको दिख जाएंगे मॉर्निंग वॉक करते हुए, है ना। और इसी ट्रैक से देखिए पूरे के पूरे थिम्पू शहर का नज़ारा। तो अभी जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये वही ब्रिज है जो मैंने अभी क्रॉस किया था, और सामने आप बुद्धा डॉडेनेमा स्टैचू देख रहे हैं, जहाँ पे मैं अगले दिन गया था। तो काफ़ी एक सुंदर नज़ारा था। और अभी आप देखिए ये पूरे के पूरे थिम्पू शहर का नज़ारा, और आप ये सामने काफ़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे होंगे, है ना। तो ये जो है, ये है फार्मर्स सेंटेनरी मार्केट, और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। और साथ ही आप इस मार्केट के आसपास का पूरा नज़ारा देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, और देखिए
थिम्पू शहर का खूबसूरत आर्किटेक्चर। तो दोस्तों अभी जो आप मार्केट देख रहे हैं ये है सेंटेनरी फार्मर्स मार्केट। काफ़ी फेमस मार्केट है पूरे थिम्पू की, और ये फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन खुलती है। इस मार्केट में पूरे के पूरे भूटान से ट्रेडर्स आते हैं और अपना लोकल प्रोड्यूस बेचते हैं, ऑर्गेनिक सामान बेचते हैं, और काफ़ी वैरायटी रहती है यहाँ पे। अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स रहते हैं, मीट प्रोडक्ट्स, खाने वाले वेज प्रोडक्ट्स। और अभी जो आप ये देख रहे हैं ये है ड्राइड चीज़, मतलब याक के दूध को ठोस बना के उसका एक पता नहीं क्या बनाया था और धागे में बिल्कुल लटकाया हुआ था। तो काफ़ी डिफरेंट मार्केट है और काफ़ी अजीबोगरीब सामान भी यहाँ पे मिलता है जो शायद आपको किसी सब्जी मंडी में देखने को ना मिले। तो दोस्तों काफ़ी घूमने के बाद मुझे भूख लगाई थी, तो मैंने खाना खाया, मोमोज और मैंने नूडल्स वगैरह खाई, और उसके बाद मैं ताशीचो जोंग जो है वहाँ घूमने के लिए निकल गया। और रास्ता एकदम साफ़ सुथरा। और अभी जो आप देख रहे हैं ये है ताशीचो जोंग। और एक चीज़ नोटिस करिए कि हर इलाके में यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स जो हैं वो लगाए जाते हैं ताकि हवा प्योर रहे। तो काफ़ी एक डिफरेंट, काफ़ी सुंदर इलाका था। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये है मेन ताशीचो जोंग, और इसकी खूबसूरती आप अपनी आंखों से देखिए, कितना सुंदर और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है ये। तो आप अभी जिन्हें देख रहे हैं ये हैं भूटान के रॉयल गार्ड्स, और एक लय में चलते हुए ये ताशीचो जोंग के बाहर ही मार्च कर रहे थे। ताशीचो जोंग जो है ये एक सरकारी बिल्डिंग है और यहाँ पे सरकारी काम होते हैं। तो शाम के समय ये खुलती है विजिटर्स के लिए, और ये है ताशीचो जोंग का मेन गेट। और ये जो इमारत है सरकारी है, पर इसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूटान के सीक्रेट्स को छुपाए हुए हैं। और ये एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है इस बिल्डिंग के आसपास का। और अभी जो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बिल्डिंग का प्रांगण है, एक इलाका है जहाँ पे शायद मीटिंग्स वगैरह कन्वीन की जाती हो, प्रेयर्स वगैरह शायद की जाती हो मॉर्निंग के टाइम पे। तो काफ़ी खुला इलाका था, और यहाँ से पूरे के पूरे आप इस ताशीचो जोंग को देख सकते हो, इसकी खूबसूरती को निहार सकते हो। मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। और आप इस बिल्डिंग में देखेंगे कि हर जगह ड्रैगन के जो हैं ये मोटिव्स वगैरह बनाए गए हैं। और ये जाहिर सी बात है, भूटान तो वैसे ही बोला जाता है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये है बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा। ड्रैगन जो है ये बिल्डिंग के अंदर भी बनाए गए थे। यहाँ पे मैंने एक लोकल गाइड को हायर कर लिया था ताकि वो मुझे पूरा का पूरा डिटेलिंग बता सके। तो ये जो है ये है भूटान के लोकल गाइड, और इनका जो चार्ज था वो था 500 रुपीज़, और इनको मैंने हायर किया था इस जोंग के बारे में बताने के लिए। तो ये जो है ये बिल्कुल अंदर का नज़ारा है आपके। और आप देखिए कि ये आप देखेंगे कि घरों के आगे ना ये पर्दे, बड़े डिज़ाइनर पर्दे लगाए जाते हैं। तो ये जो है ये इलाका है मेन इलाका आपके ताशीचो जोंग का। और एक चीज़ आप नोट करिए कि ये बहुत पीसफुल इलाका है, और इनका जो आर्किटेक्चर है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। सदियों से वही आर्किटेक्चर उन्होंने मेंटेन करके रखा है, अपनी सभ्यता को मेंटेन करके रखा है। तो ये चीज़ तो हमें भूटान से ज़रूर सीखनी चाहिए। We're about to enter into a Kinrei. Okay, Kinrei is a assembly hall for a monk where tourists are allowed to get inside. Okay. And I'll let you know the histories and everything. Okay, good. Thank you. So want to stop for a while? No problem. तो अभी जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये है किनरे, और यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, और इसमें टूरिस्ट भी एंटर कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, और पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंदर काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट था। तो आसपास का आप नज़ारा देखिए, शांत इलाका है। और सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये काफ़ी अहम है, क्योंकि कहा जाता है इसमें एक ऋषि मुनि रिम्पोचे उनके जीवित अवशेष मौजूद है। So please tell us about this place. So this is the initial temple which was built in 1641. Okay. So these were all added by governors. Therefore, this was rather innovative. It's more than out biggest fort. And as I mentioned before, Okay. so this fort is normally very famous for preserving the dead remains. Yes. 1619. Yes. With the ancient, Okay. his dead remain has been preserved inside the fort or the temple. Okay. And you know by now, you have seen very little, right? Yes. He still remains inside.
In living form. Still, there's no sign of change. It's been like 3 years now. Yes. Thank you, sir. तो कुल मिला के बात यह है कि इसी बिल्डिंग में एक ऋषि मुनि जो कि सन 1600 के आसपास थे, उनके जीवित अवशेष मौजूद हैं और साथ ही साथ कहा जाता है कि वो अभी भी ज़िंदा हैं एज अ स्पिरिट इसी बिल्डिंग के अंदर। और उसके बाद मैं ताशीचो जोंग देखने के बाद बाहर आ गया और बस इसी पेवमेंट रास्ते होते हुए मैं आगे निकल गया। अभी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो थिम्पू शहर है उसके आसपास ये दीवार बनाई गई है और शायद ये इसीलिए बनाई गई है ताकि टूरिस्ट इलाके को नॉन टूरिस्ट इलाके से अलग किया जा सके। तो दोस्तों, ताशीचो जोंग से पैदल लौटते वक्त रास्ते में मुझे जनरल पोस्ट ऑफिस दिखाई दिया जो कि टूरिस्ट के बीच में काफ़ी फेमस है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये अंदर जाकर पूरा का पूरा एक्सप्लोर नहीं किया और मैं आगे बढ़ चला। रास्ते में मुझे काफ़ी शॉप्स वगैरह दिखाई दी और बस वहीं खाते पीते फाइनली मैं पहुंचा क्लॉक टावर, जो कि काफ़ी फेमस है पूरे के पूरे थिम्पू में। इसको टाउन स्क्वायर भी कहा जाता है और यहीं पे मैं आराम से बैठा रहा, आसपास के इलाके को निहारता रहा और यहीं पे मैंने डिनर किया और उसके बाद मेरा आज का दिन भी यहीं पर एंड हुआ। तो दोस्तों, इसी सेंटर स्क्वायर में डिनर करने के बाद मैं उसके बाद निकल गया था अपने रेजिडेंस के लिए और ये जो रेजिडेंस था ये लगभग सेंटर स्क्वायर से 2 किलोमीटर दूर था। इस जगह का नाम था फुटसापीम रेजिडेंस और गूगल पे भी आप इसका देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा एकोमोडेशन है इनका। मैं वहीं पे रुका रात को और वो जगह कैसी थी वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको ले जाऊंगा बुद्धा.एनमा स्टैचू। मैं आपको साथ ही ले जाऊंगा आपका चाकबी मोनेस्ट्री और टैंगो मोनेस्ट्री और बहुत कुछ जो थिम्पू में करने को है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।